आइए आज हम लोग शुरू करते हैं जो 10th क्लास का जो हिंदी है गोधली, इसका हम लोग पहला चैप्टर आज शुरू करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये इनके एक भाषण से लिया गया है जिनका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह ने किया था और उसी को इन्होंने ये भाषण के रूप में दिए थे, लेकिन भाषण न हुआ तो इसे वो एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दे दी। पढ़ाई करने और तैयारी करने में अंतर होता है। पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि कुछ भी आप ले लिए और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करने का मतलब कि आपके पास वो चीज होना चाहिए जिस चीज की आप तैयारी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति पाति के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे मामले में यहाँ की सरकार चुनने की बात हुई, शादी विवाह की बात हुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं और आज के क्लास में क्लास 10th के जो बुक हिंदी है, हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में ही समझेंगे, बाकी अगले क्लास में हम लोग समझेंगे पाठ और उसके संपूर्ण व्याख्या को आसान भाषा में। ठीक है, तो आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में ही समझने वाले हैं, जिनके लेखक हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शॉर्ट में इन्हें BR अंबेडकर भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में। 14 अप्रैल को 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था, जो एक सैन्य छावनी था। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के महू नगर में। जन्म स्थान इनका क्या था? मध्य प्रदेश के महू नगर। मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। ये महू एक ग्रामीण इलाका था जो कि इंदौर के एरिया में पड़ता है, वर्तमान के इंदौर के एरिया में पड़ता है, और उस समय यह एक सैन्य छावनी भी था। तो यहाँ पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था और बाद में इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक संपूर्ण किताब भी लिखे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक किताब चैप्टर भी बना दिए। हालांकि ये इनके एक भाषण से लिया गया है जिनका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह ने किया था और उसी को इन्होंने ये भाषण के रूप में दिए थे, लेकिन भाषण न हुआ तो इसे वो एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दे दिए ताकि कैसे भी करके लोगों के बीच जा सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके आज हम लोग लेखक परिचय के बारे में ही समझेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग किताब के जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, उसको संपूर्ण व्याख्या के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं जो 10th क्लास का जो हिंदी है गोधली, इसका हम लोग पहला चैप्टर आज शुरू करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसमें क्या कहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि इनको बाबा साहेब भी कहा जाता है। और आप लोगों के पास कम से कम पुस्तका ये होनी चाहिए, ये किताब होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाएं तो किताब आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं टीचर आपको बेशक बताएंगे, पढ़ाएंगे, बट टीचर जो है आप लोग के साथ तभी रहेंगे जब तक आप या तो उनके कांटेक्ट में हैं या फिर आप उनके कोचिंग या संस्थान पे हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी दिक्कत कोई होता है तो ये बुक आपके पास हमेशा रहेगा, जहां से आप किसी भी प्रकार की डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो बुक होना आपके पास अनिवार्य है, और अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो बुक आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल पढ़ाई करने और तैयारी करने में अंतर होता है। पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि कुछ भी आप ले लिए और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करने का मतलब कि आपके पास वो चीज होना चाहिए जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बुक होना चाहिए, क्योंकि बुक आपके पास रहेगा तो आप छोटे से छोटे पॉइंट को भी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे।
चलिए देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। ये भी आपके एक ऑब्जेक्टिव के रूप में बनता है। कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार का मतलब होता है कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग या कास्ट कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, पिछड़ा जाति कह सकते हैं। दलित परिवार में होते हुए भी सोचिए ये कितने पढ़े लिखे कि इनको बाबा साहेब की उपाधि मिल गई। आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है कि इनमें से किसे बाबा साहेब कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी होते हैं, या अगर ये नहीं होते हैं तो इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस छोटे छोटे बात को भी ध्यान रखना है। और एग्जाम की दृष्टि से जो भी लेखक परिचय है, ये खास करके ये लेखक परिचय के बारे में आप लोग सब कुछ जान पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे ये लेखक परिचय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें से एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अधिकांश ऑब्जेक्टिव यहीं से मिलते हैं, किताब से बहुत कम आते हैं। लेखक परिचय हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म मृत्यु हो गया, माता पिता का नाम हो गया, उनका कौन कौन सा काव्य, निबंध, कहानी, ललित निबंध प्रस्तुत है, ये सभी पूछता है। यानी कि उसको कृतियां बोलते हैं हम लोग। जैसे उनकी कृतियां कौन कौन सी है, आपको कृतियां आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा, पुरोधा मतलब कि ये मानव को मुक्त कराए थे। जिससे जब अंग्रेजों के समय में अत्याचार बहुत बढ़ गया था, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव में हर आदमी ग्रसित था, तो उस समय ये मानव को मुक्ति दिलाए, इस सबसे छूत अछूत से ये सब मुक्ति दिलाए थे। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि जब वो अपने समय में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, उन सभी पढ़े लिखे लोगों में से ये एक थे। और ऐसे कहा जाए कि इनके जितना शायद उस समय कोई नहीं पढ़ा था। जब संविधान सभा की गठन हुई थी, तो संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे जो जाने माने जो थे, ये यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नियम कानून के मामले में अगर देखा जाए तो BN राव जो थे वो इनके मुकाबले में आते थे, इनसे अधिक नहीं थे, इनके मुकाबले में आते थे। तो BN राव और इनके सहयोग से मतलब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान रचा गया और संविधान हम लोगों को लागू हुई। ये सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव से पूछता है कि उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ गए, उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ गए, उच्चतर शिक्षा के लिए ये कहाँ गए, तो ये न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए थे। ये अमेरिका गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछता है और पूछा भी है कई बार, तो इसको इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर वहां से इंग्लैंड चले गए यानी कि लंदन चले गए। उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़े, यानी कि उसको पूरा अनुवाद करके पढ़े, पूरा एक उन सब में विद्वान बन गई है। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यानी कि ये इतना पढ़े लिखे कि इतिहास मीमांसक बन गए। इतिहास मीमांसक का मतलब कि इतिहास का पूर्ण जानकारी, इतिहास का ये पूर्ण जानकारी रख लिए। और एक
अगर अच्छा नागरिक बनना है तो आपको इतिहास की जानकारी पता तो होना ही चाहिए। आप बहुत कुछ पढ़ लेकर के भी बहुत कुछ बन सकते हैं, पर इतिहास का पता नहीं है तो शायद आपको अपने जीवन सरल बनाने में भी दिक्कत हो सकती है। जीवन सरल बनाने के लिए इतिहास के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इतिहास मीमांसक विधि वेता, विधि वेता का मतलब होता है कि नियम कानून का एक सुपठित आदमी। विधि वेता का मतलब कि विधि नियम कानून इस सब में ये अग्रणी थे। हम पहले ही बता दिए थे कि नियम कानून के मामले में एक वीएन राव जी ही थे जो इनके मामले में आते थे। ठीक है। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। ये पहला भारतीय ऐसा आदमी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी किया था। समाजशास्त्री, शिक्षाविद, शिक्षाविद की तो मतलब बात ही इनका अलग है। इनको पढ़ने में इतना लगन था जिसका कोई हद नहीं। इनका कहने का मतलब था कि आप अपने बच्चे को सुबह उठने के बाद अगरबत्ती पकड़ाए या ना पकड़ाए, उनके हाथों में अगरबत्ती थमाए या ना थमाए, लेकिन पुस्तक जरूर थमाए, क्योंकि अगरबत्ती का सुगंध आधे घंटे के बाद खत्म हो सकता है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा का जो सुगंध होगा वो पूरे जीवन आपके बच्चों में रहेगा। इसलिए आप सुबह हमें अपने बच्चों को अगरबत्ती थमाए या ना थमाए, लेकिन पुस्तक जरूर थमाए। इनकी पढ़ाई में इतनी लगन थी, इतनी रुचि थी कि ऐसा कहा जाता है कि 20-20 घंटा, 22-22 घंटा ये पढ़ाई करते थे। अब सोचिए इनके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि इन्होंने 8 साल की जो कोर्स होता है, 8 साल का जो कोर्स होता है, इन्होंने 2 साल में कंप्लीट कर लिया था। पढ़ाई में इनको कितना लगन था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते थे। तो शिक्षाविद भी थे। धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की, यानी वकील का भी काम किए इन्होंने। स्वदेश में लड़ाई भी लड़े आम जनता के लिए। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि सामाजिक कार्य में भी इन्होंने अपनी योगदान दिया। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को उनका मानवीय अधिकार दिलाने में भी इन्होंने संघर्ष किया। अछूतों का मतलब हुआ कि उस समय छुआछूत की जो है बहुत प्रचलन थी, और दूसरी को क्या, इन्होंने खुद छुआछूत का असर को, प्रभाव को ये झेल चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये पिछड़ा जाति थे, ये दलित परिवार से थे। दलित परिवार से होते हुए भी इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो सैन्य छावनी में सूबेदार के पद पर थे, और यही कारण है कि इनको पढ़ाई भी मिल सका, शिक्षा भी मिल सका। फिर भी जब ये स्कूल जाते थे तो इनको स्कूल के अंदर रूम में नहीं बैठने दिया जाता था। सोचिए छुआछूत उस समय कितना प्रचंड रूप पे था। इनको रूम में नहीं बैठा दिया जाता था, जैसे रूम के बाहर चप्पल पर ये बैठकर पढ़ते थे। रूम के बाहर चप्पल, जहां बच्चे खोल करके रूम के अंदर एंट्री करते हैं ना, वहां चप्पल पर ये बैठ करके पढ़े हैं। समाज अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। यानी कि प्रेरक व्यक्ति का मतलब हुआ प्रेरणा मिली। इनको जो प्रेरणा मिली उसके ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुल्ले थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले थे। ये 3 लोग इनके प्रेरणा रहे हैं। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे। भीमराव अंबेडकर जी का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले, ये 3 लोग जो थे इनके प्रेरक व्यक्ति रहे। भारत के संविधान निर्माण में इनकी महती भूमिका और एकनिष्ठा समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि
अर्पित करते हैं। हमने पहले ही बताया था कि संविधान निर्माण में दो लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, एक भीमराव अंबेडकर की और एक बी.एन. राव जी की। हालांकि संविधान निर्माण के लिए जो जितने भी लोग चुने गए थे उसमें से सब लोग कहीं ना कहीं उस समय इधर उधर फंस गए थे, फंस चुके थे। एक एक आदमी की तो देहांत हो गई, बाकी बच्चे लोग इधर उधर फंस गए थे, जिसके कारण सारी की सारी भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर आ गया। लेकिन नियम कानून के मामले में पढ़े लिखे बी.एन. राव जी भी थे, जिन्होंने इनको सहयोग दिया संविधान निर्माण में। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी महत्वपूर्ण है आपको, इनका निधन कब हुआ? दिसंबर 1956। दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 में कहा हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ठीक है। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तिका भी लिखे, यानी भीमराव अंबेडकर जी बहुत सारे पुस्तकें लिखी। इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण यहाँ कुछ दिया गया है। ठीक है। हमने शुरू में ही बोला था कि आपसे कृतियां भी पूछता है। कृतियां मतलब कि उन्होंने क्या क्या लिखा, भाषण लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, कविता लिखे हैं, ललित निबंध लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, वो सब पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो यहाँ इनके द्वारा कुछ लिखा हुआ कृतियां दिया गया है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। कृतियां में कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। यानी कि इसमें बहुत सारे दिया है, आपको इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, और एक है हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑफ कास्ट, और एक है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा। यानी कि इसमें बहुत सारे कृतियां इनका दिया हुआ है, लेकिन आपको कम से कम ये 3-4 जो कृतियां हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, रिपीटेड है, और चूंकि आपको ये इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये आपको खासकर याद होना चाहिए। बुद्ध एंड हिज धम्मा, हु आर शूद्राज, देयर मैकेनिज्म, कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, ये सब याद होने चाहिए। अब ये क्यों इनहिलेशन ऑफ कास्ट, क्यों? क्योंकि ये जो बुक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बुक इसी से लिया गया है, इसी से लिया गया है, और यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक क्या है? निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हिंदी में इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनकी 21 खंडों में, जैसे इनकी सारे किताब के मिलाकर के एक नाम दे दिया गया था, क्या चीज? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। और इस नाम से इनका जो विख्यात है वो 21 खंडों में विख्यात हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। हमने अभी ही बोला था कि ये जो किताब है, यानी जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण से लिया गया है। और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह। ललई सिंह हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह ने। और उस हिंदी रूपांतरण जो किए थे उसका नाम क्या था? जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद जो ललई सिंह ने हिंदी रूपांतरण किए थे उसका नाम क्या था? जाति भेद का उच्छेद। और इस जाति भेद का उच्छेद से ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको इससे संबंधित 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है, तो आपको डायरेक्ट इनहिलेशन ऑफ कास्ट भी दे सकता है या फिर जाति भेद का उच्छेद भी दे सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह ने किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह भाषण किया गया था, यह भाषण के रूप में तैयार किया गया था जो जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में बनाया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि इसको जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट का जो ये जाति भेद का उच्छेद है, ये भाषण के रूप में तैयार किया गया था। और यह भाषण कहाँ देना था? लाहौर के सम्मेलन में जाति तोड़क मंडल के रूप में यह तैयार किया गया। ठीक है, तो यह एक भाषण के रूप में तैयार किया गया था जिसका भाषण कहाँ देना था? तो वार्षिक सम्मेलन में देना था। और यह वार्षिक सम्मेलन कहाँ होना था? तो लाहौर में सन 1936 के लिए तैयार किया गया था। और इसका मंडल का जो निर्माण किए थे लोग, वो किस मंडल का नाम क्या था? जाति पाति तोड़क मंडल। जाति पाति तोड़क मंडल, यानी कि इसमें जाति पाति से संबंधित भाषण देना था, लोगों को जागरूक करना था। लेकिन इस मंडल का सभी लोगों की सहमति न बन सकने कारण इसको स्थगित कर दिया, यानी कि यह भाषण नहीं दिया गया। इसलिए बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दे दिया। इसमें आगे लिखा है, सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और यह नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्य युगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी कि इस पाठ में उन्होंने जाति पाति और श्रम विभाजन के आधार पर उन्होंने मुख्य रूप से बात लिखी है, बात कही है। यही कारण है कि इसको निबंध कहा जाता है। हालांकि ये भाषण से लिया गया है, लेकिन ये पुस्तक, ये जो पाठ है इसे निबंध कहा जाता है, क्योंकि निबंध में आप किसी एक पॉइंट के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इस पूरे चैप्टर में इसी बात पर विचार किया गया है। किस पर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर, जिसके कारण इसे निबंध कहा जाता है। ठीक है,
जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। यानी कि जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों पर, यानी कि समाज के जो आधार था जाति पाति, छूत अछूत, ऊंच नीच की जो भेद भावनाएं थी, जो उसके प्रति अगाढ़ ऋण था इन लोगों का, उस पर इन्होंने अपने विचार को दर्शाया है, दृष्टिकोण को दिखाया है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत लाभप्रद है। यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए या लोकतंत्र के लिए इस पाठ को पढ़ना आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। वरना वैसे भी आजकल के समय भी जाति पाति इतना प्रचंड रूप पर है कि लोग भी जाति पाति के आज भी नहीं छोड़ पाए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति पाति के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे मामले में यहाँ की सरकार चुनने की बात हुई, शादी विवाह की बात हुई, या बहुत सारे अनेक मामले हैं जहाँ आज भी लोग जाति पाति के पीछे ही पड़े हुए हैं।